नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में आपको लगातार हम खास जानकारी देते हैं अलग अलग विषय के बारे में। लेकिन जैसा पहले आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं उनके लिए उपज से लेके बिक्री तक का जो सफ़र है उसको किस तरीके से आसान बनाया जा रहा है, इसके लिए हमने लगातार बात की। जो अलग अलग हमारे FPOs हैं उनके साथ साथ ही सरकार किस तरीके से उसमें अपना जो भागीदारी है वो निभा रही है। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 23 दिसंबर को FPO का एक कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 1000 की संख्या में जो FPO हैं वो शामिल होंगे, जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लगातार कृषि क्षेत्र में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इसके ज़रिए जो किसान हैं जो जुड़ चुके हैं पहले ही FPO से जो जुड़े हैं, या जब इनके सफ़र की हम बात करते हैं, किस तरीके से किस उद्देश्य को लेकर ये जो सफ़र है ये शुरू किया गया, या किस तरीके से हमारे जो किसान हैं इनसे लाभान्वित हो पा रहे हैं, किस तरह का लाभ किसान को मिल पा रहा है, और ख़ासतौर से जो हमारी अलग अलग योजनाएं हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की, उन योजनाओं का समन्वय जो है कैसे इन FPO में भी हमें नज़र आता है। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनकी जानकारी हमारे जो दर्शक हैं, जो किसान हैं, वो भी जानना चाहते हैं, और उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए एक और ख़ास पैनल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। उनका ये परिचय आपसे हम करा देते हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री विशाल दिनेश जी। आप हेड हैं इनैम के राष्ट्रीय कृषि बाजार के, जिसके तहत हमारे जो किसान हैं उन्हें काफ़ी सुविधा हो चुकी है अपनी उपज को बाजार तक यानी बिक्री तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजय गुप्ता जी। आप प्रबंध निदेशक और CEO हैं NCML से, एक संस्था जो कि लगातार हमारे किसानों के बीच, जब हम बात करते हैं कि ना सिर्फ वेयरहाउसिंग की बात की जाए या की बात की जाए, कैसे ये तमाम जो मुश्किल भरी चुनौतियां हैं इनका सामना करने के लिए उनको सुविधाएं दे रही है। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री नितिन पुरी जी। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं फार्मार्ट से। इनकी भी जो संस्था है लगातार किसानों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। किस तरीके से बाजार में बेहतर दाम जो है वो एक किसान को मिल सकता है, किन किन बातों को जानने की, किन किन बारीकियों को उनको समझना होगा, ये सारी जानकारी संस्था द्वारा देखिए किसानों तक पहुंचाई जा रही है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनुपम कौशिक जी। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ओलाम एग्री इंडिया से। आपकी संस्था के ज़रिए भी हमारे जो किसान हैं काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन जब इस तरह का आयोजन किया जाता है, बड़े पैमाने पर आयोजन होता है, तो कहीं ना कहीं एक किसान के लिए भी मौका होता है कि तमाम जानकारी को वो एक छत के नीचे जान लेता है। और इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही, हम जो आपको जानकारी आज दे रहे हैं कि जो किसान हैं उस बात को समझें, जानें कि जो FPO हैं वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में अब हमारे लिए बन चुके हैं, और इसके लिए सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए। सबसे पहले कोशिश ये की गई कि जो किसान हैं इनको किस तरीके से एक दूसरे से हम जोड़ सकते हैं। और किसान के लिए मुश्किल होती थी बाज़ार की। सबसे पहले देखिए बाज़ार की जो राह है उसको आसान किया गया। बाज़ार की राह आसान हुई तो किसानों के लिए और भी जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचने लगी। इस कड़ी में सबसे पहले विशाल जी आपके पास में आना चाहूँगा। इनाम की अगर बात की जाए, जिसे इनाम कह दिया गया किसानों के लिए, और ये इनाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद जो किसान हैं वो इसको मानते भी हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी हो चुकी है। लेकिन किस तरीके से इनाम को अगर हम देखें, या जो मौजूदा हमारी मंडी प्रणाली है, इनके बीच किस तरह का एक अंतर है? बिल्कुल सही कहा आपने। इनाम वाकई में एक इनाम ही है, जब बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भारत सरकार द्वारा इस स्कीम के थ्रू किसान भाइयों और कृषि व्यापार से जुड़े सभी वर्गों को एक वरदान मिला है। ये एक बहुत गर्व की बात है कि दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की मंडी के डिजिटलाइजेशन की जो कोशिश भारत सरकार ने की वो कहीं नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कहीं कभी दोबारा इस तरह से हो पाएगा। जो आपका प्रश्न है कि इनाम और मंडी प्रणाली में क्या अंतर है, तो मैं उसको सरल तरीके से ऐसे बताऊंगा कि जो मंडी प्रणाली होती है उसमें किसान अपनी फसल लाता है, उसकी ढेरी लगाई जाती है, और उस मंडी के व्यापारी उस ढेरी पे बोली लगाते हैं। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यापारी किसान को उसके मूल्य का प्रदान करता है। इनाम कोई मंडी प्रणाली की समांतर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये मंडी प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सरल और सुगम तरीके से चलाने की एक व्यवस्था है जी। मंडी प्रणाली में जो व्यापारी जिस मंडी में लाइसेंस लेते हैं, जहाँ पे उनका पंजीकरण होता है, वही से व्यापार में या बोली में भाग ले सकते हैं। बट इनाम के माध्यम से वो व्यापारी 1260 मंडियां, जो कि 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, जो इनाम से जुड़ी हुई है, उन सभी में अपनी बोली लगा सकता है, भागीदारी कर सकता है, और कोई भी जिन्स भारत में खरीद सकता है जी।
पहले मंडी प्रणाली में ऐसा होता था कि व्यापारी जिस मंडी में जुड़ा होता था वो सिर्फ उसी की मंडी आवकों की जानकारी और उसके भावों के बारे में जानकारी ले पाता था। बट इनाम के माध्यम से वो घर बैठे बैठे सारे राज्य की, पूरे भारतवर्ष की मंडियों के बारे में, उनकी आमकों के बारे में और उनके भावों के बारे में उसको आसानी से पता चल सकता है। और ना सिर्फ भावों के बारे में और आमकों के बारे में, वो वहाँ घर बैठे बैठे अंतर्राज्यीय और अंतरमंडीय व्यापार भी कर सकता है। जी बिल्कुल। अब इस स्कीम में जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां ऐसी हैं कि इनाम से आज 1,74,00,000 किसान जुड़ा हुआ है, 2 लाख के करीब व्यापारी जुड़े हुए हैं, 2250 से ज़्यादा के एफपीओ जुड़े हुए हैं। और पिछले 5-6 साल से जब से ये स्कीम भारत सरकार ने लागू की है, अब तक करीब इसमें 6 करोड़ मेट्रिक टन का व्यापार, विभिन्न जिनसों का व्यापार हो चुका है, जिसकी कुल मूल्य लागत 2 लाख करोड़ के ऊपर हो चुकी है। तो वाकई में ये एक वरदान है किसान भाइयों और कृषि वर्ग से जुड़े हुए सारे लोगों के लिए। जी, और जो उपलब्धियां आपने यहाँ गिनाई हैं विशाल जी, तो कहीं ना कहीं उसके बाद तो इसको इनाम हम मान ही सकते हैं हमारे किसानों के लिए, क्योंकि अब बेहतर उपज जो है वो किसान लेता है, लेकिन उसका बेहतर भाव मिलना चाहिए। ये किसान के सामने एक चुनौती थी। तो उसके लिए हमारी जो इनेम है, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है, एक तरह का संगठित बाजार किसान के लिए बनाया गया है। लेकिन संगठित बाजार के साथ साथ आवश्यकता होती है कि और किस तरीके से जो हमारे किसान हैं उनको सेवाएं जो हैं वो मिल सकती हैं। और उसके लिए निजी क्षेत्र में हम देखते हैं जो एफपीओ हैं वो लगातार अब आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी सक्रिय भी हैं, लगातार हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। यहाँ संजय जी आपके पास में आना चाहूँगा। एनसीएमएल की अगर खासतौर से हम बात करते हैं तो किस तरीके की कार्यप्रणाली और किस तरीके से कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान की जा रही है, जो कृषक हैं, किसान हैं, उनको जोड़ा जा रहा है? हाँ, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा एनसीएमएल का थोड़ा इतिहास बताते हुए। एनसीएमएल की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि कटाई के बाद जो फसल आती है उसको भंडारण किया जाए साइंटिफिक तरीके से, ताकि उसमें रखने में उसका नुकसान ना हो। आज 18 साल बाद मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है कि हमारी कंपनी इस फील्ड में, इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी कंपनियों में है आज के भारत देश में। और हम भंडारण और प्रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी है वो करीबन 800 गोदाम जो देश के हर एक कोने में फैले हुए हैं, वहाँ ये सुविधा प्रदान करते हैं, ना किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, कंपनियों को और एफपीओस को भी। उसके अलावा हमारी एक और बहुत बड़ी सुविधा है, वो है गुणवत्ता निर्धारण और क्वालिटी टेस्टिंग। तो हमारे पास NABL से मान्यता प्राप्त 9 लैब्स हैं इस टाइम, जो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में फैली हुई है। और वो सारे जो इस कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको क्वालिटी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन का बिजनेस प्रोवाइड करते हैं और सुविधा प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और भी, जैसे आप जानते ही हैं कि जो किसान फसल होती है उसका आने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बट उसकी जो खपत होती है पूरे साल चलती है। तो जैसे ही किसान फसल आने का टाइम होता है तो कई बार देखा गया है कि जब फसल के दाम गिर जाते हैं और किसान को मजबूर होना पड़ता है कि सस्ते में बेचना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास एक NBFC है जिसमें हम किसान को वित्तीय सुविधा प्रदान करते हैं कर्जे के रूप में। तो जो वो अपना माल उसने अपनी उपज पैदा की है वो हमारे वेयर हाउस में रख के उसके अगेंस्ट फाइनेंस ले सकता है। हम उसको सुविधा प्रदान करते हैं कि वो किसी बैंक से ले सकता है हमारे वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट, या हमारी खुद की एक NBFC है जिसमें हम उसको ये सुविधा प्रदान करते हैं। जी, तो अलग सुविधाओं के साथ, यानी देखिए अगर ऋण की किसान की आवश्यकता होती है तो वो भी यहाँ प्रदान किया जा रहा है। और कोशिश यही कि जो किसान की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके, जो किसान है वो रुके नहीं और उसका जो कार्य है निरंतर वो चलता रहे। नितिन जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी संस्था भी लगातार सक्रिय रही है, लेकिन किस तरह की चुनौतियां रही? क्योंकि कृषि क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो माना जाता है किसान सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता है कि कितनी मुश्किलें हैं, कितनी अड़चनें हैं, कितनी चुनौतियां हैं। लेकिन अब क्योंकि जो FPO की जब हम बात करते हैं वो सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके सामने भी कुछ ना कुछ चुनौतियाँ रहती हैं। किस तरीके से आपको लगता है जो चुनौतियाँ हैं उसको पार करने के बाद जो किसान है वो जुड़ता है एक FPO से? जी देखिए, कृषि विपणन की, खाद्य विपणन की जब हम बात करते हैं, मार्केटिंग की, और एक FPC की बात करते हैं, तो जैसे हमारी कंपनी ने क्या किया है कि एक तरफ तो रजिस्टर्ड वेरीफाइड यूज़र्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं अलग अलग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के, और दूसरी तरफ एग्रीगेशन पॉइंट्स हैं जिसमें कि FPC है, एग्री एंटरप्रेन्योर है, छोटे दुकानदार हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है जब एक FPC या एक किसानों का संघ जुड़ना चाहता है एक फॉर्मलाइज्ड सिस्टम के साथ कृषि विपणन के लिए, सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन की, क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो और उसको किस तरीके से
पारदर्शिता के साथ किसान भी समझे और बायर भी समझे, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम पारदर्शिता बोलते हैं हर चीज़ में, चाहे वो पेमेंट है, चाहे वो वेमेंट है, तुलाई है, तो उसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए और किसानों का उसमें विश्वास कैसे जीता जाए। जी। तीसरा हो गया जो एक्चुअल मूवमेंट होता है गुड्स का, जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स, तो उसकी व्यवस्था कैसे करी जाए। क्योंकि देखिए एक सिस्टम चला आ रहा है इतने सालों से, दशकों से, जहाँ पे किसान को आदत है कि वो विश्वास करता है व्यावहारिक तौर पे एक टच पॉइंट पे जिससे वो संपर्क में है, आमने सामने या फोन पे। अब उससे अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जैसे अभी इनाम की बात हो रही थी कि भाई मंडी में तो हो सकता है 10 बायर हैं, 20 बायर हैं, 30 बायर हैं, लेकिन आज आप चाह रहे हैं कि 500, 1000, 1500, 2000 बायर आपके पास आ जाएं। तो जो फिजिकल वाला जो पूरा सिस्टम है उसको कैसे आप रेप्लिकेट कर सकते हैं एक डिजिटल फॉर्मेट में, और वही ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, वही जो विश्वास है और पारदर्शिता है, उसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे एक डिजिटल सिस्टम में। तो कुछ आपको फिजिकल चीजें करनी होंगी और कुछ आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको जोड़ के जिसको कहते हैं फिजिटल, यानी सब कुछ फिजिकल से भी नहीं चलेगा अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, और सब कुछ डिजिटल से। एक नया शब्द है जो कि देखिए इजाद हुआ है, फिजिकल, कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं इसको भी जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि किसान अब उसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान जुड़ेंगे तो और भी ज़्यादा मजबूती यहाँ पे हमें नजर आएगी। अनुपम जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो आपकी संस्था है वो किस तरीके से हमारे जो किसान हैं उनको लगातार अपनी सुविधाएं और जो सेवाएं हैं वो पहुँचा रही है। देखिए, जिन कृषि उत्पादों में हम व्यापार या सप्लाई चेन में जुड़े हुए हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत से जो भी कृषि उत्पाद हम यहाँ से निर्यात करें वो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के मानकों पे खरा उतरे। और उसके लिए हम अपने सभी जो हमारे किसान समूह के जो हमारे मित्र हैं उनके साथ हम श्रेष्ठ जितने भी उत्पादन के साधन हैं उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं, और उससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो, और उसके साथ हम दोनों अपने अपने जो अधिक उत्पादकता और अधिक परिष्कृत मानक के कृषि उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा सके, उसी प्रयास में हमारा एक साझा प्रयास हमारे सभी कृषि उत्पादों के व्यापार का एक मूल आधार है। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि जो मानक हैं उनका भी ख्याल रखना होता है, और जो हमारे एक छोटे सीमांत किसानों क्योंकि संख्या ज़्यादा है, जब एक किसान की हम बात करते हैं तो जो मानकीकरण है किसी भी उत्पाद का, जो भी उपज से हम तैयार कर रहे हैं, वो एक किसान के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब हम FPO में शामिल हो जाते हैं तो शायद सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है, और शायद उतनी चुनौतियाँ जो हैं वो एक किसान पर नहीं होती, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक किसान पर उतना बोझ नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो ये प्रयास पिछले तकरीबन 7 से 8 साल से चल रहे हैं FP और FPC का, इसका एक बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिला है कि जिसमें उनका एक व्यक्तिगत स्तर पे जिन निर्णयों को लेने में या उन निर्णयों के क्रियान्वयन में उनको बाधाएं होती थी, इस प्रकार के सामूहिक प्रयास से वो दुर्गम लक्ष्य भी बहुत सारी क्षेत्रों में हमने किसानों को साधते हुए देखा है। जी बिल्कुल, तो देखिए जो दुर्गम लक्ष्य हैं उनको भी साधते हुए देखा गया है, और ये जो बदलाव है वो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ विशाल जी अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इनेम प्लेटफॉर्म को हम देखते हैं, वहाँ भी अभी नितिन जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक किसान और आड़ती का जो जिस तरह का संबंध रहता है उसके बाद उसको और किस तरीके से हम लाभ दे सकते हैं। शायद एक किसान तभी ज़्यादा जुड़ता है, तभी अपना विश्वास जताता है। किस तरीके से ये जो FPO की जब हम बात कर रहे हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं, और कितना फ़ायदा जो है उनको इनाम से जुड़ के मिल रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। वैसे इनाम में जुड़ने की प्रक्रिया, या मैं सरल शब्दों में कहूँ कि उसका पंजीकरण का जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है और निशुल्क है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये निशुल्क सेवा है। तो जो भी किसान FPO या व्यापारी इनाम पे पंजीकरण या जुड़ना चाहते हैं वो अपनी निकटतम इनाम मंडी पे जा सकते हैं और अपना पंजीकरण वहाँ पर मंडी सेक्रेटरी के थ्रू करा सकते हैं। जी। अब निकटतम इनाम मंडी आप कैसे देखेंगे, तो इसकी भी प्रक्रिया हमने बहुत ही सरल कर दी है। इनाम का जो मोबाइल ऐप है उस पर एक फीचर है निकटतम मंडी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो 100 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी इनाम मंडियां होंगी वो आपके स्क्रीन पे आ जाएंगी जी। और आप किसी भी मंडी को क्लिक करेंगे तो आपके स्थान से उस मंडी तक की जो रोड की डिस्टेंस है वो गूगल मैप के थ्रू आपको दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा मंडी आपसे कितनी दूर है। तो आप नियरेस्ट मंडी में जाके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अगर इसके अलावा आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन में सक्षम है तो आप हमारी वेबसाइट enam.gov.in पे जाकर के या इनाम का ऐप डाउनलोड करके आप अपना पंजीकरण खुद भी कर सकते हैं। ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड पे और आईफोन पे दोनों पे निःशुल्क उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इन दोनों प्रक्रियाओं में आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-2700
और 224 जी 1800 2700 224। आप इस पे कॉल करके पंजीकरण की प्रक्रिया जान भी सकते हैं, अपने जो डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हैं और पंजीकरण कराने के तरीके को भी समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग सुविधाएं जो हैं किसानों के लिहाज से जो कि ज़रूरी हैं वो तमाम अब किसान को मिल जाती हैं अपने मोबाइल के ज़रिए। आप इनाम ऐप से जुड़ जाते हैं, इनाम पोर्टल पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ सारी जानकारी जो है आपके सामने रहती है। और जिस तरीके से संजय जी आपने भी बताया कि जो किसान की जो उसकी उपज के बाद जब उत्पाद तैयार हो जाता है या उपज की जब हम बात करते हैं कैसे सुरक्षा हो सकती है, सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं भी हैं, लेकिन जब भंडारण गृह की हम बात करते हैं किस तरीके से उसको हमें भंडारित करके रखना है, उसमें किसानों को वैज्ञानिक विधि की जानकारी नहीं होती या किस तरह का उसके लिए जो मैनेजमेंट चाहिए उसकी जानकारी उनको नहीं होती। और उसका खामियाजा ये होता है कि अगर हमने घर में ही उसको भंडारित कर लिया है तो वहाँ नुकसान भी किसान को उठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि एफपीओ अगर आगे ऐसे में निकल कर आते हैं और इस तरीके से वैज्ञानिक विधि जो है पूरी तरीके से उसको वो भंडारित करते हैं तो उनके लिए एक लाभ का मौका ये और बढ़ सकता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे आपने बताया कि जब फसल कटाई के बाद दो तरह के नुकसान होते हैं। एक तो नुकसान होता है कि उसके ऊपर कोई कीड़ा लग जाए, उसके वजह से उसकी गुणवत्ता में कमी आ सकती है, क्वांटिटी में भी कमी आ सकती है। दूसरा जो होता है सबसे ज्यादा जो स्टोरेज लॉस होता है वो होता है मॉइस्चर लॉस, जो रखे रखे जो उसका नमी उड़ जाती है उसकी वजह से वजन का नुकसान हो जाता है और जब किसान उसको मंडी में बेचने जाएगा तो उसको कम दाम मिलेंगे। तो एक जैसे कि हम जानते हैं कि भारत देश में जो किसान है उसकी जो जमीन है उसके पास वो बहुत छोटी मात्रा में है। अगर सारे एफपीओ मिलके उसको कंसोलिडेट करके भंडारण करता है तो उनको जैसे बोलते हैं ना स्केल जो एडवांटेजेस हैं वो मिलती हैं, ताकि उसको ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और हम कुछ एफपीओ के साथ काम कर भी रहे हैं, उसमें हम उनको भंडारण, गुणवत्ता यानी क्वालिटी टेस्टिंग और फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो मूवमेंट है ये आगे और तेजी से बढ़ेगा और जो किसान है वो अपने फसल की सुरक्षा और बेहतर तरीके से कर पाएगा। जी बिल्कुल, वो देखिए बेहतर तरीके से सुरक्षा कर पाएंगे और ये एक किसान चाहता भी है कि जो उसकी फसल है वो सुरक्षित रह सके, उसको वाजिब दाम जो है इसका मिल सके और उस एवज में अगर ऋण की आवश्यकता है अगर वो भी मिल रहा है तो शायद ये किसान की तमाम आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति कर सकता है। यहाँ नितिन जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि जब हम बाजार की बात करते हैं तो किसान थोड़ा सा वहां अभी पीछे नजर आता है, तो आवश्यकता यही है कि जो एफपीओ है वो बाकायदा एक किसान को श्रेणीबद्ध कर देता है कि यहाँ शायद आवश्यकता है, यहाँ पे हमें पहले फोकस करना होगा और उसके बाद जो हमारी कमजोर कड़ी है उसको मजबूत बनाकर हम आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से जो कहीं कहीं नुकसान की संभावना है उससे आगे निकलकर मुनाफा हमारे किसान ले रहे हैं। अब बिल्कुल क्योंकि देखिए अभी जो जैसे बात हो रही थी कि एक कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात होती है कि सामूहिक तौर पे कैसे 50, 100, 200, 500 किसान एक साथ आते हैं जी। और पहले वो 10 बोरी 20 बोरी का व्यापार करते थे, अब समूह में वो 1000, 2000, 5000 बोरी का व्यापार करते हैं। तो जब इतना उनको एक तरह से ये एक बिजनेस हो गया, क्योंकि ये फिर ये नहीं है कि आप अपनी 10-20 बोरी एक ट्रॉली में डाल के मंडी में भेज रहे हैं, अब क्योंकि आप सामूहिक तौर पर व्यापार कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तरीके से इनाम के थ्रू या हमारे फार्मार्ट के थ्रू या किसी के थ्रू विपणन कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम प्रोसेस कैसे हैं, आप बही खाता कैसे मेंटेन करते हैं, आप अपनी सिस्टम प्रोसेस को कैसे लगाते हैं, क्वालिटी की टेस्टिंग करते हैं, तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं, जो एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, नॉलेज की बात है, एबिलिटी की बात है, तो इसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। क्योंकि फिजिकल एफपीसी बनाना और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना एक चीज होती है, लेकिन उसको बढ़िया तरीके से चलाना, एफिशिएंट तरीके से चलाना और उसको बाजार की जरूरत के हिसाब से चलाना, या कल को मान लीजिए कोई कंपनी आती है, कोई बायर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें एक अलग तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में जाना है, एनपीओपी प्रोडक्शन करना है, पीजीएस स्कीम के अंडर करना है, कोई खास इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें तैयार करने हैं जिसको एक पर्टिकुलर तरीके से उगाया जाए। तो अगर ये 50, 100, 500, 1000 किसान एक साथ आ जाते हैं और एक तरफ विपणन की एक सर्टेनिटी रहती है, मार्केट की एक सर्टेनिटी रहती है कि बायर अवेलेबल है, तो ये साथ में आके इस तरह की भी खेती कर सकते हैं, इस तरह की भी सिस्टम प्रोसेस अपने फार्म लेवल पे लगा सकते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन बेटर हो, उनकी इनकम बेटर हो और उस तरीके से पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। जैसे अभी बात चल रही है मिलेट्स की, ग्लोबल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो मिलेट्स एक ऐसी चीज है जो भारी मात्रा में होती थी हिंदुस्तान में एक जमाने में, लेकिन पिछले 30-40 सालों में उसका प्रोडक्शन काफी कम हो गया है। अब वापस हेल्थ की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन मिलेट्स होते अलग अलग जगह हैं, आप देखेंगे साउथ से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, और क्वांटिटीज मार्केटेबल सरप्लस उसकी कम है। तो अगर फार्मर ग्रुप बनाए जाएं, समूह बनाए जाएं और ये मार्केटेबल सरप्लस एक जगह पे अलग अलग सेंटर्स पे इकट्ठा हो सके, उसकी फार्मिंग, उसकी जो खेती है एक पर्टिकुलर तरीके से हो और उसके लिए हम बाजार की व्यवस्था करें,
एक्सपोर्ट मार्केट में देखें, डोमेस्टिक मार्केट में देखें, तो इस तरह से अगर साथ में आते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं चरणबद्ध जो तरीके शेयर से हो अगर जाती हम हैं। इसको देखते हैं तो शायद एक किसान के लिए आसान भी हो जाता है। और अनुपम जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि एक किसान के लिए जानना जरूरी होता है कि किस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और जब हम बात करते हैं कि किसान के लिए बाजार जो है वो कहीं ना कहीं इंतजार भी कर रहा है, लेकिन एक व्यापारी या एक उद्यमी किसान के लिए बनना उतना ही मुश्किल है। तो क्या जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है, ये उसको एक विश्वास भी हम कह सकते हैं, उसको ये एक तरह का आत्मविश्वास जो है वो पैदा करते हैं कि अब हम जो है इतना ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं, हम और आगे बढ़ सकते हैं, अब जो खेती है इसको एक कारोबार मान के आगे चला जा सकता है? ये बिल्कुल आपने सही बात करी है। पिछले कई दशकों में या शताब्दियों में अगर हम देखें तो जो कृषि भारत में था वो एक जीविकोपार्जन का माध्यम था जी। वो कभी भी व्यापार पे केंद्रित एक व्यवसाय नहीं था, जिसको कि अगर हम व्यापार की भाषा में बोलें कि सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ एक ये उत्तरोत्तर प्रगति का एक पथ है। और व्यापारिक खेती के लिए एक जिस संगठन की क्षमता की आवश्यकता है उस दिशा में एक ये बहुत ही सही कदम है। और हमारे पास इसका एक प्रमाण भी है। अगर हम अमूल देखें, गुजरात में जो मिल्क यूनियंस ने किया, जब कृषक समूह या जिसको हम डेयरी उत्पादक के समूह जब साथ आए, तो आज उन्होंने भारत में एक विश्व स्तरीय संस्था का निर्माण किया। तो उसी संगठन की शक्ति से उन्होंने दूध के क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय संस्था का निर्माण किया। और ये एफपीओ और एफपीसी का जो ये प्रक्रम है, ये उसी एक अतुलनीय उदाहरण का एक अनुपालन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यानी देखिए, बड़ी बड़ी सहकारिता जो हैं उनके उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन एकदम से बड़ा कुछ भी नहीं होता। एक कदम जो है पहले हमें वो आगे बढ़ाना होता है, तब चलकर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बूंद बूंद है उससे सागर बनता है। लेकिन अब हमारे जो किसान हैं अगर इन एफपीओ से जुड़ रहे हैं तो एफपीओ आपस में भी जुड़ रहे हैं। एक एफपीओ से जब दूसरा एफपीओ मिलता है तो वहाँ पे और किस तरीके का फायदा या लाभ एक दूसरे एफपीओ के जो किसान हैं उनको हो सकता है, इसकी भी जानकारी जो है साझा होती है। और ये सारी जानकारियां देखिए साझा होंगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 23 दिसंबर को भी, जहां पे जो एफपीओ कॉन्क्लेव है उसका आयोजन किया जा रहा है, जहां पे काफ़ी संख्या में जो अलग अलग एफपीओ हैं कृषि क्षेत्र के, वो एक साथ इकट्ठा होंगे और जिसका सीधा फायदा और किसी को नहीं हमारे किसानों को मिलेगा। फिलहाल और इसमें क्या कुछ खास रहेगा या किस तरीके से जो हमारे किसान हैं उनको लाभ पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं, इस बारे में भी हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं उपज से लेके बिक्री तक के सफर की, और इस सफर को आसान बना रहे हैं हमारे जो एफपीओ हैं। अलग अलग सुविधाएं जो हैं ये लगातार हमारे एफपीओ देते हैं, लेकिन उन सुविधाओं उन सेवाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक किसान को विश्वास दिलाना कि अगर वो एफपीओ से जुड़ रहा है तो कितना लाभ उसको मिल सकता है, या एक संगठित बाजार की जब हम बात करते हैं वो किसान के लिए कितना ज़रूरी होता है। पहले एक किसान अगर एक मंडी का रुख करता था तो वहाँ उसको कभी कभी वापस भी लौटना पड़ता था। पूरे अपने उत्पाद को, अपनी उपज को बाजार लेके पहुंचते थे, अलग से देखते थे किस तरह का भाव वहां मिलेगा नहीं मिलेगा, और मन मुआफिक जो भाव अगर नहीं मिलता या तो कम दाम पे वो भाव बेचना पड़ता, हमें अपनी उपज को बेचना पड़ता था, या फिर वो सारी उपज को वापस लाना पड़ता था घर पर भी, जिसमें ना सिर्फ समय लगता था, किसान की लागत लगती थी। और उसी के लिए एक संगठित बाजार जो है इनाम के तौर पर हमने देखा हमारे देश में किसानों के लिए जो है वो बनाया गया। लेकिन विशाल जी, अगर यहाँ देखा जाए किस तरीके से जो अब हमारे किसान है, जाहिर तौर पे एक संगठित क्षेत्र जो है वो तो अब हमें नजर आता है, जुड़ तो सभी गए हैं, लेकिन फायदा इसमें किसान को क्या मिल रहा है, एफपीओ को किस तरह के फायदे इससे जुड़कर मिल रहे हैं? देखिए, किसान और एफपीओ या व्यापारी जो भी कृषि व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं
ई नाम में उन सभी के लिए अलग अलग तरीके के फ़ायदे हैं। मैं अगर किसान की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा उसको ये है सुगमता, व्यापार करने की सरलता और पारदर्शिता। जी। इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही उसको उसके जिन्स का पूरा मूल्य मिलता है। जी। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, जो कांटा या वजन भर्ती होती है इलेक्ट्रॉनिक कांटे से होती है, और उसका जो वजन आता है वो अपने आप सिस्टम से ई नाम के पोर्टल पे चला जाता है। कोई मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। अमूमन वहाँ पे गलती हो जाती है, इस वजह से किसान को उसका पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। लेकिन ई नाम पे इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन भर्ती की जाती है, इस वजह से उसको पूरा मूल्य मिलता है। सेल बिल भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, कोई पर्ची काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। लेकिन विशाल जी, कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट जो है वो कभी कभी किसानों में नज़र आती है जब हम ऑनलाइन प्रणाली पे जाने की बात करते हैं। उनको ये लगता है शायद हमारे फ़ोन में अगर ये ऐप है, भले ही हमारे फ़ोन में, लेकिन इसको संचालित कोई और कर रहा है, कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। तो इस बारे में कुछ और जानकारी देना चाहेंगे, किस तरीके से जो संचालन है वो बाकायदा बाजार का हमारा जो किसान है देख पाता है, अपना विश्वास जताता है और उसके बाद वो कारोबार की तरफ कदम बढ़ाता है। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सही वर्ड लिया है, संचालन। तो मैं किसानों के विश्वास के लिए ये बताना चाहूँगा कि इस स्कीम का संचालन जो है वो केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और कृषि मंत्रालय ने स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC को चयनित किया है, जो मंडियों में इसका संचालन सुचारू तरीके से करती है। जी। और इसके साथ वो NIC जैसी कई एजेंसियां, जैसे कि जो राज्य के मंडी बोर्ड्स वगैरह हैं, उनके संयोजन के साथ सुचारू तरीके से ई नाम को मंडियों में चलाती है। जी। इसको स्टाफ के हिसाब से हर मंडी में एक क्वालिफाइड ट्रेनर रखा जाता है, जो कि किसानों को, मंडी के स्टाफ को और व्यापारी वर्ग को इसके बारे में ट्रेनिंग भी देता है और साथ साथ मंडी के ई नाम के प्रक्रिया को चलाने में हेल्प भी करता है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से इसका संचालन जो है बाकायदा वो किया जाता है। साथ ही संजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब लॉजिस्टिक की बात की जाती है तो एक किसान जो है, कुछ किसान जो है हम जागरूक भी हो चले हैं, वो जानते भी हैं, लेकिन एक किसान कैसे अपनी आवश्यकताओं को समझ सकता है, उसको पूरा करना जो है वो अगला कदम है, लेकिन पहले उनको समझना। लॉजिस्टिक की अगर हम खास तौर से बात करते हैं, कैसे किसान इस शब्द को भी समझ सकता है और उसकी आवश्यकताओं की फिर पूर्ति जो है वो की जा सकती है? किसान के लिए लॉजिस्टिक्स के कई मायने हैं। सबसे बड़ा जो मायना है उसके पास कि जो उसने अपनी फसल को इतनी मेहनत से उगाया है उसको ठीक तरह से उसको प्रिजर्व कर सके, जब वो चाहे उसको बेचना, उसको सुविधा उपलब्ध हो, और जो उसकी गुणवत्ता उसने अपने खेतों से निकाली थी वो मेंटेन हो, प्रिजर्व हो, ताकि बायर को उसका पूरा पैसा मिल सके। तो जैसे आपने बताया कि FPO के थ्रू पहले अगर किसान के पास फसल बहुत छोटी है तो उसके जो खर्चे होंगे भंडारण में या ट्रांसपोर्टेशन में वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट FPO के होने की वजह से यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग और कलेक्टिव जो बेनिफिट आता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम जब बात करते हैं तो एक किसान के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि इन सब चीजों के दाम उसके लिए कम हो जाते हैं और उसको जो अपने फसल खेती से जो उसको मुनाफा होता है वो मुनाफा कई गुना इससे बढ़ सकता है। जी। और दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हर एक तरह के पार्टनर्स हैं इस बिजनेस में, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट जो होती है, जिनकी जो जरूरतें होती है बहुत बड़ी होती हैं, तो वो हर एक छोटे छोटे किसान के साथ डील नहीं कर सकते। तो ये कलेक्टिव होने की वजह से सारे किसानों को फायदा जो मिलता है, एक FPO को फायदा मिलता है, वो सारे किसानों तक वो पहुंचता है। जी। और यही चीज हम जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उस पर भी लागू होती है। जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे जो फ़ायदा है, कोशिश यही की जाती है कि वो हर एक किसान तक पहुंच सके। नितिन जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कभी कभी जो किसान है उनको ये लगता है शायद जो शहरी क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती हैं और जो हमारे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं पहुँचती। और ऐसे में जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक किसान को बाजार के अनुरूप ढलना चाहिए, जो बाजार की मांग है पहले वो उसको जाने, उसके अनुसार वो खेती करे, तो शायद ये जानकारी जो है FPO से जुड़ के ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि भाई आप एक से भले दो कहे जाते हैं और एक और 11 अगर हो जाते हैं, अगर हम FPO में देखते हैं जिस तरीके से लगातार किसानों की संख्या जिस तरीके से बढ़ती है, तो काफ़ी फ़ायदा कि वो बाजार के अनुरूप भी चलता है और जो एक पारंपरिक तरीका है उसको भी अपने साथ ले आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी, इसमें दो पहलू हैं। एक तो है आप कह रहे हैं जो सामूहिक वाला पहलू है जिसमें बार्गेनिंग पावर है, साथ में काम करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है और एक व्यापार के तौर पे वो अपने विपणन और पूरे व्यवसाय को, खेती को एक व्यवसाय के तौर पे कर पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब ये जो डिजिटलाइजेशन का युग है, जैसे आप बहुत बढ़िया कह रहे थे मुकुल जी कि गाँव में जो लोग हैं उनको एक अभाव लगता था पहले कि वो मेन स्ट्रीम से कट ऑफ है, मुख्य धारा से। जैसे कहते हैं अंग्रेजी में डिजिटलाइजेशन इज अ ग्रेट लेवलर,
यानी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अब कोई फर्क नहीं है कि आप दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हैं या 500 किलोमीटर दूर हैं जी। आपको वही सुविधाएं हैं, वही फैसिलिटीज, वही सिस्टम, वही प्रोसेस मिल सकता है अपने कृषि विपणन करने के लिए, जो कि आपको कहीं भी वर्ल्ड क्लास तरीके से मिल सकता हो, शहर के पास या शहर से दूर। तो ये जो दोनों बातें हैं, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर और एक टेक्नोलॉजी का, डिजिटलाइजेशन का यूज़ करना, इससे मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक क्रांति आई है। और इसमें हम सबको कोलैबोरेट भी करने की ज़रूरत है। हम सब भी जैसे आज यहाँ बैठे हैं, चाहे वो इनाम है, चाहे वेयरहाउसिंग कंपनीज हैं, चाहे क्वालिटी टेस्टिंग है, चाहे बाकी कंपनीज हैं, हम सबको एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बनाना है। जिस तरह से आपने देखा कि ई कॉमर्स में आजकल ONDC की बात चल रही है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, तो ये भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऐसा नहीं कि एक एक कंपनी या सरकार अपना काम करेंगे, हम सबको साथ में मिलकर जुड़ के काम करने की ज़रूरत है और किसान का इसमें ज़रूर फायदा होगा। जी बिल्कुल, देखिए फ़ायदा किसान का होगा, लेकिन अनुपम जी अगर देखा जाए, एक किसान को शायद जो ज़्यादा विश्वास है वो पहले सरकारी योजनाओं पे ज़्यादा होता है। निजी क्षेत्र से FPO जो हैं, जो कि अब कंपनी में भी तब्दील हो चुके हैं, जो कि अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं, उन पर विश्वास करने में थोड़ा सा वो हिचकिचाते भी हैं। किस तरीके से ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जो सरकार की योजनाएँ हैं और जो FPO हैं या निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं, उनमें एक आपसी सामंजस्य रहेगा तो और बेहतर तरीके से जो किसान है वो जुड़ सकेंगे, जानकारी को ले सकेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि शुरू में किसानों का जो अधिकांश अवलंबन था वो सरकारी तंत्र पे ज़्यादा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पूरे जो ये डिजिटलाइजेशन वर्ड हमने यूज़ किया है शब्द, उसकी वजह से किसानों में इतनी जानकारी आ गई है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है जी, डेटा सबके हाथ में है, तो किसान का डिजिटल माध्यम से बाजार के साथ में संपर्क सीधा हो गया है। और अब इतना आसान नहीं रह गया है कि कोई भी जो बिचौलिया तंत्र है वो किसान को बाजार के वास्तविक स्थिति से दूर रख सके। तो मुझे लगता है कि ये डिजिटलाइजेशन से और ये जो उनके जो सामूहिक जो चेष्टा है, जिसको FPO FPC बोलते हैं, इन दोनों के सामंजस्य से पिछले 2 साल में अगर हम देखें कि अगर हम आंकड़े देखें कृषि ऋण के, या तो हम उसमें संयोजित क्षेत्र में देखें या गैर संयोजित क्षेत्र में देखें, दोनों क्षेत्रों में कृषि ऋण के अंदर एक गिरावट आई है, क्योंकि किसान के पास जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी इंप्रूव हुई है, वो ये दोनों कारणों से हुई है। उसके पास डिजिटल एक्सेस है मार्केट का और उसके पास एक सामूहिक चेष्टा का भी एक माध्यम बना है। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो बहुत सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अगर हम मंडी के पिछले 2 साल में मंडी में पूरे साल का एक औसत निकालें कि विभिन्न कृषि उत्पादों में किसानों को क्या मूल्य मिला है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि इन दोनों आधार के ऊपर किसानों का जो सकल आय है, जो उनकी सकल और जो उनका मुनाफा है, उसमें निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। यानी शुद्ध लाभ को देखा जाए तो उसमें इजाफा सीधे तौर पे यहाँ नजर आता है। और विशाल जी, डिजिटलीकरण की जब हम बात कर रहे थे तो उसको तो लगातार हम बढ़ा ही रहे हैं डिजिटल इंडिया के साथ मिलकर, और लेकिन जब एक भूमिका रहती थी पहले बिचौलियों की, किसान और बाजार के बीच में जो कि रहते थे, लेकिन ई-नैम के जरिए सबसे पहले जो पहला प्रयास था वो यही था कि जो बिचौलिए हैं इनको हटाया जाए और एक किसान का सीधा संपर्क बाजार से हो सके, अपने उत्पाद को वो सीधा बाजार में लेके जा सके, तो सीधा जो शुद्ध लाभ है जिसका जिक्र अभी अनुपम जी कर रहे थे, वो एक किसान को जाहिर तौर पर मिल पाए। और अभी हम मान सकते हैं कि ई-नैम के जरिए जो इनाम की हम बात कर रहे हैं, वो इनाम कुछ और नहीं बल्कि किसान के लिए उसका शुद्ध लाभ ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आपने शुरुआत में कहा था, इनाम स्कीम वाकई किसान भाइयों के लिए एक इनाम ही है, उपहार ही है। तो लाभ तो इसके निरंतर किसानों तक पहुंच रहे हैं इस स्कीम के माध्यम से। सबसे इम्पोर्टेंट लाभ जो किसान भाई को इसमें मिलता है वो है पारदर्शिता। पहले ऐसा होता था कि अमूमन मंडी में जो व्यापारी होते थे वही उसके ढेरी की बोली लगाते थे और किसान को ये पता ही नहीं चल पाता था कि पास की मंडियों में या राज्य की अन्य मंडियों में, राज्य के बाहर उस जिन्स की क्या मूल्य चल रहे हैं। तो इनाम के माध्यम से किसान घर बैठे बैठे पूरे राज्य की क्या पूरे भारतवर्ष की हर मंडी में हर जिन्स के भावों की और आवक की जानकारी आराम से ले सकता है जी। दूसरा यह है कि किसान को अपने उपज की गुणवत्ता के हिसाब से पूरी मूल्य मिलते हैं। हर मंडी में एक गुणवत्ता लैब स्थापित की जाती है जिसके लिए भारत सरकार अनुमोदन देती है। उस लैब के थ्रू उसकी ढेरी के जो जिन्स है, जिन्स का सैंपल लेकर के गुणवत्ता जांच की जाती है, पैरामीटर्स बनाए गए हैं। उस पैरामीटर्स या उन गुणवत्ता सर्टिफिकेट के बेसिस पे व्यापारी अपनी बोली लगाते हैं और किसान को सुनिश्चित मूल्य मिलता है। जी बिल्कुल।
ये देखिए एक तरह का सुनिश्चित मूल्य जो है वो किसान को मिल जाता है, लेकिन जब हम क्योंकि पेमेंट के भी कई विकल्प हम देखते हैं, किसान को यही चिंता सताती है। पहले जब मंडियों का रुख करते थे तो एकदम से पेमेंट मिलता नहीं था, या नगद के रूप में वो मिल रहा है, कहीं उसमें किसी तरह की कमी ना हो, या और भी कई तरह के जो डर हैं वो किसान को सताते थे। लेकिन ई-नैम के जरिए हम मान सकते हैं कि जो एक सीधे तौर पर विकल्प रखा गया है, जो जितना भी लाभ आता है, जितनी भी जिस राशि में उसका जो उपज है उसकी बिक्री हुई है, सीधा उनके खाते में पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। ई-नाम की जो मुख्य विशेषताएं, उसमें एक पेमेंट का ऑप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे पोर्टल के माध्यम से जो व्यापार के बाद जो उसका मूल्य होता है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसान के खाते में डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए एसएफएसी ने 5 राष्ट्रीय बैंकों को चयनित किया है जी। और पेमेंट किसी भी माध्यम से की हो, भले ही वो चालान के माध्यम से हो, नेट बैंकिंग हो, ई पेमेंट हो, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, डेबिट कार्ड, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट किए गए हो, बैंक के प्रोसेस के थ्रू वो पेमेंट तुरंत किसान के खाते में पहुंचा दी जाती है। जी बिल्कुल। तो देखिए सीधी जो राशि है वो किसान के खाते में आ जाती है, और इसलिए अब किसान को ना तो डर लगता है और ना ही और तरह की जो अटकलें हैं उनके सामने होती हैं। अपना विश्वास भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो किसान है इसलिए जता भी रहे हैं। साथ ही संजय जी, यहाँ अगर हम बात करते हैं गुणवत्ता की, अब से पहले एक किसान जो है पारंपरिक रूप से खेती करता था, जानता था अगर वो गेहूँ की खेती कर रहा है, चावल की खेती कर रहा है, जो बीज उसके पास है उसके ज़रिए जैसी उपज मिलेगी, अगर उसमें कमी भी आती है तो उसको वही अब उपज लेके बाजार जाना होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं गुणवत्ता की, तो अब कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रयोगशालाएं हैं, लैब है, वो हमारे पास है, जहां किसान जानता है कि अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका हल क्या हो सकता है, या अगर कोई हमारे पास बीज है तो इस बीज के बाद किस तरह का परिणाम उसको मिलेगा, कैसे उत्पादन बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एफपीओ से जुड़ के और निजी क्षेत्र की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनसे जुड़कर भी अब किसान जान रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले जो खेती की शुरुआत होती है वो होती है मिट्टी से, मृदा से। तो जो सबसे पहले जो भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि जिसमें सॉइल टेस्टिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड बने थे, उससे किसान को ये मालूम पड़ता है कि उसकी भूमि में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, उसके हिसाब से वो उसकी पूर्ति करके सबसे अच्छा उत्पादन ले सकता है। दूसरा ये है कि जो फसल बनने के बाद अगर एक किसान है, उसके खेत से एक तरह की फसल निकली और उसको ये पता लगा कि इस फसल की जो मांग है देश के किसी और दूसरे हिस्से में है, जिस एरिया जहां पे वो है वहां पे नहीं है, तो एफपीओ के थ्रू वो उसकी जो रीच है वो बहुत बढ़ गई है। अभी एफपीओ में जो जैसे आपको पता ही है कि कलेक्शन हो जाता है, तो ब्लेंडिंग और कलेक्शन करके एक मार्केटेबल क्वालिटी का जो लॉट है वो तैयार किया जा सकता है, ताकि किसी भी किसान को उसका नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो ये लैब के द्वारा आप अपने जो प्रोड्यूस है उसका चेक करा सकते हैं, उसका गुणवत्ता निर्धारण कर सकते हैं, और आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके द्वारा जो माल पैदा किया गया है उसकी डिमांड, और उसकी जो डिमांड है वो किस आदमी को है, किस व्यापारी को है। तो उससे जो फसल किसानों को पहले नुकसान हो जाया करता था कभी कभी, वो पूरी तरह से बच सकता है। जी बिल्कुल। और नितिन जी, अगर देखा जाए जिस बात का जिक्र अभी संजय जी यहाँ भी कर रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की जब हम बात करते हैं, जहाँ पर बेहतर भाव हमें मिल रहा है, किसान भी यही चाहता है कि उस स्थान का रुख वो कर सके, और ऐसे में उसको लगता था जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक उसके सामने चुनौती रहती थी। लेकिन अब जो अलग अलग ये कड़ियाँ जुड़ी हैं, जो एफपीओ से जुड़कर हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इनके साथ जुड़कर हम मान सकते हैं कि जो शायद अब दूर कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मुकुल जी, आपने लॉजिस्टिक्स की बात करी। हमारी खुद की जो कंपनी है जैसे फार्मार्ट, हमने क्या किया है, एक ऐप लॉजिस्टिक्स कंपनीज के लिए भी बना दिया है कि जितने फ्लीट ऑपरेटर हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं, वो सारे उस पर रजिस्टर करते हैं। और मान लीजिए हमें किसान की जो खरीदी करके एक बायर तक पहुंचाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, हो सकता है राज्य के अंदर हो सकता है वो बिहार से आंध्र प्रदेश तक भी हो, तो उसकी एक सुविधा है कि सब लोग जुड़ें और कम से कम समय में मोस्ट एफिशिएंट तरीके से, कम से कम कॉस्ट में कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसमें फायदा बायर का भी है और फायदा फार्मर का भी है। जी। तो आजकल इतना विकास हो चुका है, पहले भी जैसे हम बात कर रहे थे डिजिटलाइजेशन का, टेक का, आईटी का, बहुत सारी चीजें जो हम सपने जैसे सोचते थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, वो आज एकदम रियलिटी बन गई है, साकार हो गई हैं। तो एक तरह से बोला जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एक व्यवस्था बनानी है और उसको एक बढ़िया तरीके से चलाना है, और एफपीसीज और फार्मर्स उसमें बहुत फायदा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से एक जो व्यवस्था है, एक संगठित व्यवस्था जिसकी आवश्यकता एक किसान को महसूस होती है, और ये जो आवश्यकता है सिर्फ एक किसान की नहीं है बल्कि अमूमन हर एक किसान की है। इसीलिए जो एफपीओ हैं उनका लगातार हम कह रहे हैं कि गठन किया जा रहा है, संगठित हमारा किसान हो रहा है एफपीओ से जुड़कर, और ज़्यादा जो लाभ है उसको बढ़ाने की कवायद अब और ज़्यादा तेज़ हो चली है। और किस तरीके से हमारे जो
किसान हैं इनसे जुड़कर और लाभ ले रहे हैं, या किस तरह की सुविधाएं जो हैं इनसे जुड़कर अब किसानों को दी जा रही हैं, ये हर एक जानकारी किसान को जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सारी जानकारी आज के कार्यक्रम में आपको हम दे रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और कितना फ़ायदा हमारे किसानों को आने वाले समय में मिलेगा इन FPO से जुड़कर, और कितना ज़्यादा बल जो है किसान को मिलता है जब वो ना सिर्फ आत्मनिर्भर होता है बल्कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी अपना पूर्ण योगदान दे रहा है। ये सारी जानकारी, ये सारी जो चर्चा हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से हमारे जो किसान हैं अब संगठित हो रहे हैं। संगठन में शक्ति होती है, हर कोई जानता है, लेकिन इसका उदाहरण जो है अब हमारे सामने है हमारे जो किसान हैं। जी हाँ, FPO जो हैं वो लगातार बन रहे हैं और उपज से लेकर बिक्री तक का जो सफ़र है इसके ज़रिए काफ़ी आसान होता जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हम यहाँ बात कर रहे थे, हमारे जो खास पैनल में मौजूद हैं विशेषज्ञ के किस तरीके का जो तकनीकी जानकारी है वो अब हमारे किसानों को होने लगी है, या जो डिजिटलाइजेशन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ अनुपम जी आपके पास में आना चाहूँगा, एक जब संगठित व्यवस्था की हम बात करते हैं, क्योंकि हर एक किसान के साथ ये आवश्यकता रहती है कि जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी शायद बेहतर भाव उसको नहीं मिल पाएगा या अच्छी जानकारी जो है वो हासिल नहीं हो पाएगी। एक जगह हम बोलते हैं कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए एक से दूसरी जगह अगर हम आगे निकलना चाहते हैं विकास के लिए, विस्तार के लिए, लेकिन उसी वक्त जब हम बात करते हैं कि हमें संगठित होना होगा, व्यवस्थित होना होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो चुनौतियां हैं वो सामने है हमारे, कि एक किसान जो है आगे भी बढ़ना चाहता है और एक किसान है जो कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, मैं इसमें कोई विरोधाभास नहीं देखता जी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो भारत का जो कृषि भूमि है 14.1 करोड़ हेक्टेयर की जो भूमि है वो एक राष्ट्रीय संसाधन है और उसको ये जनरेशंस मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ी जो किसान हमारे भाई हैं उसको सहेज के और उससे हमारे को अन्न प्रदान करते आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें संगठन में और कंपटीशन में कहीं कोई विरोधाभास है। अगर ये 14.1 करोड़ जो हेक्टेयर हमारी जमीन है जिसको 14.7 करोड़ किसान जोतते हैं, अगर उनको हमें एक राष्ट्रीय संसाधन माने तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा जैसी कोई चीज नहीं है। अगर हम अपने इस पूरे कृषक समूह को, अपने कृषक बिरादरी को अगर हम ये सभी संसाधन और इस संगठन की व्यवस्थाएं उनको पुरजोर तरीके से उपलब्ध कराएंगे तो जो भारत का स्थान है जो कि सबसे उत्पादक एक समय में रहा था और हमने अपनी उत्पादक क्षमता में कुछ ह्रास हुआ है, अगर वो उत्पादक क्षमता हम वापस ले आए तो हम बहुत सारे क्षेत्रों में, तो कई कमोडिटीज में हम विश्व के 5 शीर्ष राष्ट्रों में पहुंच चुके हैं, कुछ में हम पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पूरे प्रयास से हम लगभग सभी कृषि उत्पादों में विश्व के अंदर जो उत्पादकता की श्रेणी है उसमें अपना अग्रणी स्थान बना सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर उम्मीद हर एक किसान को ही, हम भी यही करते हैं कि जो अग्रणी स्थान है उस पर हम रहें, पहले पायदान पर हम किसी भी तरह काबिज हो सकें, क्योंकि ना सिर्फ लगातार कोशिश यही है, फिर चाहे हम जो हमारे GM टैग वाली फसलें हैं उनकी बात करते हैं और OP की अगर बात की जाए तो उनके तहत भी जो FPO से हमारे किसान जुड़े हुए हैं वो काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। और ये लाभ सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि किसान खुद जानता है, समझ रहा है कि कैसे उसका जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है। पहले हम देखते थे कई जो किसान उनके पास इस तरह की अटकलें होती थी या बाध्य होते थे कि वो आप एक ही उत्पाद जो है वो बाजार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब इस तरह की कोई सीमा नहीं है क्योंकि अब आपके पास अपार बाजार जो है वो आपके सामने है और ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि विश्व बाजार जो है आप वहां तक भी हमारे किसान जो हैं वो दस्तक दे रहे हैं। फिलहाल अगर हम इनेम को देखते हैं विशाल जी, यहाँ पे हमारी कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनका जो कारोबार है वो पूरी तरीके से सक्रिय है, क्या यहाँ पे किस तरह की कोई सीमा रखी गई है? कुल 203 कृषि जिन्स हैं जिनका व्यापार इनाम पे होता है और उनके क्वालिटी या मापदंड बनाए गए हैं जो कि पूरे भारतवर्ष के नज़रिए को देखते हुए तय किए गए हैं जी। और इनमें दलहन,
तिलहन, अनाज, मसाले, फल, सब्जी और अन्य सारे जिन्स जो कि भारतवर्ष में पूरे होते हैं, सभी का व्यापार ई-नाम पे सक्षम है। जी, ये तो एक खासतौर से हम देख सकते हैं विशेषता भी है। और किस तरह की विशेषताएं आपको नजर आती हैं जो हमारी ई-नाम प्रणाली है इसमें? वैसे तो मैं कहूँ ई-नाम की स्कीम के लिए हम उसके मार्केटिंग और उसके प्रमोशन के लिए सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करते रहते हैं। फार्मर्स और एफपीओस के पास जा करके स्कीम के बारे में हम जानकारी लेते रहते हैं और इसी की बेसिस पे हमने कई तरह के फीचर्स और नए नए मॉड्यूल्स बनाए हैं। सारों को छोड़ते हुए मैं कुछ मुख्य मॉड्यूल्स और फीचर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकते हैं। जी, सबसे पहला होगा प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स। जी, ई-नाम की जो प्रणाली बनाई गई थी वो कृषि उपज के मार्केटिंग के लिए या उसके खरीद फरोख्त के लिए बनाई गई थी, जो कि मंडी के समांतरण सुचारूपन के लिए थी। जी, लेकिन उसके साथ साथ कई बार किसानों को, एफपीओस को, व्यापारियों को कई और सुविधाओं की भी जरूरत पड़ती है, जैसे भंडारणकरण हो गया, जी, लॉजिस्टिक्स हो गई, ऋण की सुविधा हो गई, मार्केट इंफॉर्मेशन हो गई, एग्री एडवाइजरी हो गई। तो ये सब कई बार अवेलेबल होती है लेकिन सही टाइम पे मिल नहीं पाती। तो हमने इन सभी सुविधाओं को प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, जिसको हम पीओपी बोलते हैं, उसके माध्यम से ऐप में इंटीग्रेट कर दिया है। अब इसका एग्जांपल ऐसे कहूंगा कि किसी किसान को अगर कभी किसी वाहन की जरूरत पड़ी अपने खेत से मंडी तक फसल को ले जाने के लिए, या किसी व्यापारी को जरूरत पड़ रही है मंडी से लेकर के किसी के और के प्रांगण में पहुंचाने के लिए, तो वो ई-नाम पीओपी ऐप के थ्रू गाड़ी बुक कर सकता है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर या जो भी गाड़ी वाहन पहुंचाने वाला सर्विस प्रोवाइडर उस एरिया में ऑपरेट कर रहा होगा, वो ई-नाम के माध्यम से आपको गाड़ी सुविधा दे सकता है। इसी तरह आपको लोन की जरूरत पड़ रही है, ट्रैक्टर लोन चाहिए या पेट्रोल हैंडपंप लगाने के लिए लोन चाहिए, मोटर लगाने के लिए लोन चाहिए, किसी भी तरह की ऋण की सुविधा हो, वो ई-नाम के साथ जुड़े हुए सर्विस प्रोवाइडर जो कि बैंक और एनबीएफसी हैं, आप उन तक पहुंच सकते हो और उनसे अपनी चयन का ऋण ले सकते हो। इसी तरह की कई सुविधाएं जो हैं, जो अमूमन प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान जरूरत पड़ती है, उन सभी सुविधाओं को एक एकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि पीओपी कहलाता है, हमने ई-नाम के साथ इंटीग्रेट कर दिया और आप इसकी सुविधाओं का लाभ निःशुल्क ले सकते हैं। इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं होता है। जी, बिल्कुल। देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, जी, मैंने जैसे पहले बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी भी है किसान भाइयों के लिए, वो है मंडी लोकेटर। जीपीएस के थ्रू आप ई-नाम की मंडियों को और गोदामों को अपने ऐप के थ्रू आप ढूंढ सकते हैं। आप भारतवर्ष में कहीं भी खड़े होंगे और आप अपनी मंडी लोकेटर को क्लिक करेंगे तो 100 किलोमीटर की रेडियस में जो भी मंडी और गोदाम अवेलेबल होगा वो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। आप उसको क्लिक करके वहां जाने का रास्ता देख सकते हैं। साथ ही किसी भी मंडी को आप क्लिक करेंगे तो आप पिछले 3 दिन में उस मंडी में जो जो जिन्स बिके हैं उनके मैक्सिमम और मिनिमम भाव भी आप देख सकते हैं। तो इस फीचर से किसान को कभी अपनी किसी फसल को बेचने का अगर निर्णय लेना है कि मेरे पास 2-3 मंडियां हैं आसपास, किस मंडी में लेके जाऊं ताकि मुझे ज्यादा भाव मिले, तो वो इस फीचर के थ्रू डिसाइड कर सकता है, तय कर सकता है कि मुझे किस मंडी में किस जिन्स का ज्यादा भाव मिल सकता है और डिस्टेंस देखते हुए अपना निर्णय ले सकता है। जी, बिल्कुल। देखिए, कैसे आपकी जो लागत है वो आप खुद भी कम कर सकते हैं और मुनाफा कैसे बढ़ाना है, ये अब आपके पास विकल्प के तौर पर सारी जानकारी जो है मौजूद रहती है ई-नाम के जरिए। साथ ही यहाँ संजय जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब किसान के लिए जब एफपीओ का जब गठन किया जाता है तो सेवाएं जो हैं वो ज़्यादा उनको मिलती हैं, सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन एक उम्मीद जो है वो किसान की बढ़ती है हर बार ही। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक इस तरह का स्वभाव है कि अगर हमें सुविधाएं मिल रही हैं तो इससे आगे हमें क्या मिलेगा। अब जिस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं कृषि क्षेत्र में किसानों को, इसमें आने वाली और किस तरह की सुविधाएं हो सकती हैं जो कि कृषि क्षेत्र की इस तस्वीर को बदलते हुए नजर आएंगी? जैसे मुकुल जी आपने बोला कि जो बेसिक सुविधाएं हैं या मूलभूत जो जरूरतें हैं किसानों की, वो काफी हद तक अब पूरी हो गई हैं। अब हमें अगले लेवल या नेक्स्ट लेवल एग्रीकल्चर के लिए सोचना पड़ेगा। अब उसमें सबसे जो जरूरी है वो है स्मार्ट एग्रीकल्चर। उसके लिए चाहे सेंसर हो या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, या उसके अलावा दूसरा है जो नई तकनीकें अवेलेबल हैं। अभी आज जैसे अनुपम जी ने बोला कि भारत पहले से ही बहुत सारी इकोनॉमिकली जो सिग्निफिकेंट क्रॉप में उसमें टॉप 5 में है, लेकिन पोटेंशियल जो है या अभी तक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको और बढ़ा सकते हैं। तो उसमें कई सारी तकनीकें हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, क्रिस्पर है, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइजेशन होता है वो है। वो अभी सुविधाएं अगर
ज्यादा अच्छी तरह अवेलेबल होंगी या उपलब्ध होंगी किसानों को, तो मेरे हिसाब से जो आज की तारीख में हमारी प्रोडक्टिविटी है उसमें और ज्यादा कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। जी बिल्कुल, और ज़्यादा बढ़ोतरी इसमें होगी। और ये तमाम ये जो जानकारी जो आपने बताई कि इस तरह की शायद सुविधाएं आने वाले समय में हमें मिलेंगी, नितिन जी इसी का ही एक जो छोटा सा भले ही जो रूप है वो शायद हमें नजर आएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहाँ पे जो कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश खेती के नज़रिए से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। FPCs फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में। और एक तरह से पिछले 2-3 साल में देखा गया है कि काफ़ी सरकार की तरफ से पुश दिया गया है, मोटिवेशन दिया गया है FPCs को आगे बढ़ाने के लिए, उनको बाजार से जोड़ने के लिए। और बहुत सारी वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। अभी जैसे कुछ राइस की वैरायटीज़ हैं जो सुगंधित राइस है, जैसे जो कि 12-13 जिलों में, जैसे आप भी मुकुल जी बता रहे थे कि GI टैग है जी। तो GI टैग तो बना दिया और पंजीकृत भी हो गया, लेकिन उसको आगे मार्केटिंग के तौर पे उसको मोनेटाइज नहीं किया। तो क्या IARI जैसी संस्थाएं जो बढ़िया बीज तैयार करते हैं, जिसकी यील्ड बेटर है, किसान FPC जो अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, और मार्केटिंग कंपनीज जो उसको ब्रांड करके पूरे विश्व में ले जा सकते हैं, तो इस तरह के कोलैबोरेशन की मेरे ख्याल से मुकुल जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। और ये जो पूरा कॉन्क्लेव होगा ये मेरे ख्याल से बड़ा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि शायद पहली बार किसी भी राज्य में इस तरह का कॉन्क्लेव किया जा रहा है, जहां FPCs, इंडस्ट्री, सरकार सब साझा तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम बहुत उत्सुकता से लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इससे जरूर बहुत फायदा होगा किसानों का। जी बिल्कुल, सीधा फायदा देखिए किसान को मिल सकेगा। और हमने यह बात की उपज से लेके बिक्री तक के सफर की, लेकिन ये जो सफर है उपज से बिक्री तक का नहीं है, बल्कि बिक्री से ब्रांड बनने तक का सफर है। और इसका सीधा फायदा और किसी को नहीं होगा, हमारे अन्नदाताओं को, किसानों को, और साथ ही साथ उन FPO को जो कि एक एक कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग किसानों को एक साथ जुड़कर आगे लगातार बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति है किसान की वो बदल सके, साथ ही वो बदल सकें इस देश की कृषि के लिए भी, क्योंकि विकास और विस्तार जब तक नहीं होगा, फिर चाहे सेवाओं की हम बात करें, योजनाओं की बात करें, तब तक लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये तमाम जो FPO हैं, अलग अलग FPO जो हैं, निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, ये लगातार यही प्रयास कर रही हैं कि जो सेवाएं हैं इनका विकास और विस्तार हो सके, बल्कि किसान के लिए भी और ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो तो मिले ही, तमाम जो अब आधुनिक सुविधाएं हैं उनकी जानकारी भी किसान को मिले और किसान उन्हें अपना भी सके, और आज के समय में बाजार के अनुरूप आगे जाके अपने आप को स्मार्ट फार्मर भी बना सके। तो जाना आज आपने कार्यक्रम में किस तरीके से लगातार उपज से लेकर बिक्री तक का जो सफर है उसको आसान बनाने की जो कवायद है वो चल रही है, और इसका ही हम कह सकते हैं उदाहरण हमारे सामने आएगा जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में हमारे जो कृषक हैं, किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो पहुँचेंगे। साथ ही तकनीकी जानकारी के साथ साथ वो तमाम जानकारी जो कि शायद जानकारी है आने वाले समय की, एक हमारे देश के जो कृषि का भविष्य है उसकी कहीं ना कहीं झलक इस कॉन्क्लेव में ज़रूर देखने को मिलेगी। और कोशिश यही रहेगी किसान की वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। और आपसे भी हम गुजारिश करेंगे आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस कॉन्क्लेव में ज़रूर जाइए, जानिएगा, समझिएगा किस तरीके से और ज़्यादा फायदा जो है वो किसान को हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में एक खास विशेष पैनल रहा, आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के सामने साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जाना आप सभी ने भी कि किस तरीके से अब ना सिर्फ योजनाओं का जो विकास विस्तार हो रहा है, सुविधाओं का विकास विस्तार हो रहा है, बल्कि उपज से लेके बिक्री तक और बिक्री से लेके ब्रांड बनने तक का जो सफ़र है वो अब उस सफ़र पर हमारे जो किसान हैं आगे बढ़ चुके हैं। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना होगा, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल ID नोट कर लें, मेल ID है vichar-vimash08@gmail.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज विचार विमर्श में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।